नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज़ादी का पर्व आप सब ने बहुत शान के साथ मनाया, मैंने भी मनाया। बहुत ऊंचा झंडा कौन लगा ले, इसकी एक कंपटीशन था और सबने लगाया झंडा। गाड़ियों में, घरों पे, दफ्तर पे, पूरा देश तिरंगा में हो गया था। होना भी चाहिए, आज़ादी का पावन पर्व था। सुबह टीवी लगा के बैठ गया था कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। मन में बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि आज कौन कौन सी घोषणा करेंगे, देश के हित में क्या बातें करेंगे। प्रधानमंत्री जी की बातों पे आऊँ उससे पहले मैं कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छी लाइनें हैं और आप जोड़ना चाहें तो फिर आज के प्रधानमंत्री जी के भाषण से जोड़ लीजिए, वरना नहीं। मुझे तो वो लाइनें याद आ रही हैं, इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लाइनें थी कि मैंने कहा कि शहर के हक में दुआ करो। मैंने कहा कि शहर के हक में दुआ करो। उसने कहा कि बात गलत मत कहा करो। मैंने कहा कि रात से बिजली भी बंद है। उसने कहा कि हाथ से पंखा झेला करो। मैंने कहा कि शहर में पानी का कहत है। उसने कहा कि पेप्सी कोला पिया करो। मैंने कहा कि कार डकैतों ने छीन ली। उसने कहा अच्छा है, पैदल चला करो। मैंने कहा कि काम है ना कोई कारोबार। उसने कहा कि शायरी पे इत्तेफाक किया करो। मैंने कहा कि 100 की भी गिनती नहीं है याद। उसने कहा कि रात को तारे गिना करो। मैंने कहा कि मुझे कुर्सी की आरजू। उसने कहा कि आयते कुर्सी पढ़ा करो। आयते कुर्सी कुरान शरीफ में आया था। मैंने कहा गज़ल पढ़ी जाती नहीं। उसने कहा पहले रिहर्सल किया करो। और फिर मैंने कहा कि कैसे कही जाती है गज़ल। उसने कहा मेरी गज़ल गा दिया करो। हर बात पर जो कहता रहा मैं बजा बजा। उसने कहा यूं ही मुसलसल बजा करो। मुझे यकीन है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी ये, और इसका भाव भी आप समझ गए होंगे। ये आज़ादी का अमृतकाल का दौर है। इस अमृतकाल में आज प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण का पूरे देश को इंतजार था। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज से 8 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने बताया था कि 2022 तक ये देश कितना बदल जाएगा। हम सबकी आंखों में एक सपना जगाया था और हमें भरोसा हुआ था कि हमारा हिंदुस्तान फिर वैसा ही हो जाएगा जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज जब प्रधानमंत्री जी लाल किले में लगभग 84 मिनट का अपना भाषण पूरा कर चुके, तो मैं हैरान था उस भाषण को सुनकर कि आखिर इस भाषण में प्रधानमंत्री जी ने देश के उन मुद्दों को तो जनता के सामने रखा ही नहीं जिसे 125 करोड़ की जनता रोज झेल रही है, उससे निदान चाहती है। दरअसल ये भाषण ये भी संकेत देता रहा कि हमारा मुल्क इन 8 सालों में कहां से कहां तक बदला और हकीकत क्या है। आज ये मुझे तो कम से कम ये उम्मीद भी थी कि प्रधानमंत्री जी कोई ऐसी बात बताएंगे जो कम से कम 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए तरस रही देश की 80% आबादी को थोड़ी राहत देगी। मगर आज फिर एक सपना देश को परोस दिया गया। हकीकत यह है कि अब इन सपनों को आंखों में भरने से डर लगा है, डर लगने लगा है। मेरा पसंदीदा शेर था और 2014 में मुझे वो याद आता था। मैं गुनगुनाता था कि आंखों में भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे, कुछ ख्वाब तो पलकों पर सजाने के लिए होते हैं। 2014 से इन सपनों को पलकों में सजे सजाए अब आंखें पथरीली हो चली हैं। समझ आ रहा है कि हमारे सपनों को राजनीति की धरती पर बेच दिया गया और हम सिर्फ वोट देने वाली मशीन में तब्दील होकर रह गए। याद कीजिए 2014 से पहले, मतलब चुनाव से पहले, नरेंद्र मोदी जी ने एक कृत्रिम लाल किला तैयार किया था। उसके प्राचीर पर खड़े होकर वो सारी बातें की थी जो इस मुल्क का आम आदमी सुनना चाहता था, जानना चाहता था और उसको हकीकत में बदलते हुए देखना भी चाहता था। उसको उम्मीद थी कि अगर मोदी जी सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, जैसे मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद कहा था। मोदी जी ऐसा दावा कर रहे थे, सत्ता में आ गए थे,
तो 2014 में उन्होंने कहा भी था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। सरकार बनने के बाद जब 1 साल के भीतर सैकड़ों करोड़ रुपया बुलेट ट्रेन के नाम पर दे दिया गया तो देश के आम भारतीय को लगा था कि वो जल्दी ही बुलेट ट्रेन में बैठ जाएगा। इस देश का मध्यम वर्गीय समाज नरेंद्र मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार समझने लगा था और उसे लगने लगा था कि इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं उसका निदान सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के पास है। मोदी जी ने दावा भी किया था, ये सपना दिखाया था। उन्होंने कहा था कि 2022 तक हर व्यक्ति के पास अपना घर होगा। उन्होंने कहा था कि देश में स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे जो शहर की तस्वीर बदल देंगे और पूरा देश एक नए आयाम पर खड़ा हुआ दिखाई देगा। हम यहाँ पर उन 15 लाख रुपए की बात नहीं कर रहे जो चुनाव से पहले आपके और मेरे खाते में आने वाले थे। हम बात उस काले धन की कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे और हर भारतीय के पास इस काले धन से आए हुए 5 लाख रुपए उसके खाते में आ जाएंगे। मगर काला धन तो वापस नहीं आया। लेकिन ये सच है कि सिर्फ बैंकों में भारतीयों का काला धन बढ़ता चला गया और हजारों करोड़ के घोटाले करके नीरव मोदी और विजय जामवालिया जैसे ना जाने कितने लोग इस देश में आराम से बाहर चले गए और वो आज तक वापस नहीं आ पाए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक बार फिर आने वाले सालों का सपना परोस दिया गया और जो भक्त नहीं है वे समझ गए कि एक बार फिर सरकार सपनों की नीलामी करने जा रही है। जाहिर है ये अमृत महोत्सव का बहुत कठिन दौर था। जाहिर है ये परेशानी भरा दौर था। आपको मेरी बात सुनकर लग रहा होगा कि मैं बेवजह ही मोदी जी की बुराई कर रहा हूँ। हजूर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं ऐसी बुराई करने में नहीं लगा हूँ। मगर एक बात ध्यान से सोचिए कि इस देश में मीडिया का आखिर काम क्या है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वे आने वाले 25 सालों का सपना पेश कर रहे हैं और मीडिया, खास तौर से मोदी मीडिया के चैनल जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अब 25 सालों में भारत का भविष्य बदल जाएगा, सुनहरा भविष्य हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन पत्रकारों की, इन मीडिया समूह की भूमिका क्या है। क्या सत्ता की चरण वंदना करना ही लक्ष्य है या फिर सत्ता को आईना दिखाकर यह सवाल करना जरूरी है कि आपने देश की 130 करोड़ की जनता से जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं कर सके। सवाल नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी या फिर किसी भी नीतीश कुमार का नहीं है। सवाल इस देश का है, सवाल इस देश की आत्मा का है। और आज जब प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि इस देश में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और कुछ लोग काला धन इतना इकट्ठा कर लिए हैं कि उसको रखने के लिए जगह नहीं, तो क्या चैनलों को यह नहीं पूछना चाहिए था कि जब नोटबंदी जैसे बड़े फैसले लिए गए तो फिर ये काला धन आया तो आया कहां से। बड़ा सवाल यह भी है कि काले धन की बातें क्या सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित होकर रह जाएंगी या फिर इसमें से कुछ ठोस काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए और परिवारवाद पर हमला बोलते हुए इसे दुखद बताया। हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके के जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी,
हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। सही बात है। देश की आधी आबादी महिला शक्ति आज भी उपेक्षित है। जिस समय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर ये बात कह रहे थे, उसी समय उनसे 1 घंटे की दूरी पर नोएडा जेल में बंद भारतीय जनता पार्टी का नेता श्रीकांत त्यागी इस बात का सबूत था कि इस तरह के लोग महिलाओं के सम्मान में क्या क्या नहीं करते और क्या क्या नहीं कहते और किस तरह तंत्र उनको बचाने की कोशिश करता है। मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद ये उम्मीद थी कि महिलाओं के 33% आरक्षण का मामला अब कानूनी रूप ले लेगा, मगर वो भी गुलाबी फाइलों में खत्म होकर रह गया। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी बहुत व्यस्त रहते हैं, उन्हें अंदाजा ही नहीं होगा कि वे जिस परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं वो उनकी पार्टी में भी कुछ हद तक फैल गया है, कुछ नहीं बहुत हद तक फैल गया है। और इसमें देखिए गलती प्रधानमंत्री जी की नहीं है, ये काम प्रधानमंत्री को नहीं, यह काम नड्डा जी का था। जेपी नड्डा को बताना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी आप परिवारवाद पर कुछ मत कहिएगा वरना हम लोग खुद फंस जाएंगे। आइए कुछ परिवारवाद के किस्से मैं आपको सुना ही दूं। प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे। अब उनके बेटे अनुराग ठाकुर मोदी सरकार के मंत्री हैं। कृपया इसको परिवारवाद से जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। क्या उदाहरण चाहिए? क्या प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर परिवारवाद नहीं है? क्या अनुराग ठाकुर जीता जागता सबूत नहीं है कि बीजेपी के अंदर परिवारवाद फैल गया है? पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे अनुराग ठाकुर को भाजपा की राजनीति में सीधे सीधे सक्रिय भूमिका में नजर आते हैं, तो ये परिवारवाद नहीं है। प्रेम कुमार धूमल 1989-91 में हमीरपुर से सांसद के साथ साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1998-2007 में वो 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल चुके हैं। प्रेम प्रकाश धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर वर्तमान में हमीरपुर से ही सांसद हैं और मोदी सरकार में मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह, देश के रक्षा मंत्री के पुत्र पंकज सिंह लगातार 2 बार विधायक हैं। हालांकि ये बात मानता हूं मैं कि पंकज सिंह को अपने पिता का नुकसान हुआ है, वो बहुत लोकप्रिय हैं, सबसे ज़्यादा वोटों से जीते, उन्हें मंत्री बनना चाहिए, लेकिन है तो परिवारवाद। एक पिता रक्षा मंत्री और बेटा विधायक। वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में गौतम बुद्ध नगर के नोएडा सीट से भारी मतों से जीते थे। ये परिवारवाद का दूसरा उदाहरण है। जाने माने नेता पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल भारतीय जनता पार्टी के राजनेता और भारत के पूर्व रेल मंत्री और कोयला मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख मंत्री भी हैं पीयूष गोयल। वे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय वेद प्रकाश गोयल के पुत्र हैं। पीयूष गोयल के पिता जो महाराष्ट्र से 2 बार राज्यसभा के सांसद और वाजपेयी जी की केंद्र सरकार में मंत्री, एक बार रह चुके हैं। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? किरण रिजिजू, उनके पिता रिंचन जी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और वो किरण रिजिजू भारतीय जनता पार्टी के सचिव, गृह राज्य मंत्री, 16वीं लोकसभा में सांसद अरुणाचल से चुने गए हैं। उनके पिता रिंचिन खारू अरुणाचल प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर थे जिन्होंने प्रथम राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई थी। क्या ये परिवारवाद नहीं है? मंजुल कृष्णा ठाकुर, पुत्र शांतानु ठाकुर, बीजेपी नेता। शांतानु ठाकुर एक भारतीय राजनेता है जो 2019 में बनगांव के लिए लोकसभा के सदस्य चुने गए। 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट फेरबदल के बाद उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के रूप में शपथ दिलाई गई। उनके पिता मंजुल कृष्ण ठाकुर एक भारतीय राजनेता और वर्तमान में शरणार्थी राहत और पुनर्वास राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल सरकार में सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री और कपड़ा राज्य मंत्री रहे हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान, जाने माने केंद्रीय मंत्री, उनके पिता देवेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पिता देवेंद्र प्रधान ओडिशा में बड़ी बीजेपी के बड़े नेता थे और वह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री भी रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान मोदी की सरकार में प्रधानमंत्री है। ये एक परिवारवाद पता नहीं है या नहीं।
ज्योतिराज सिंधिया पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस की लंबे समय तक राजनीति करते रहे। ज्योतिराज सिंधिया मोदी सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। मध्य प्रदेश की सरकार बनाई थी, इनाम मिला। लोकसभा चुनाव में गुना सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, लेकिन दल बदल किया और अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए क्योंकि हार गए थे चुनाव। और उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार में जो इंसान मिनिस्टर रह चुका, उनके पिता लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, उनके माधवराव सिंधिया का आप सब नाम जानते होंगे, लेकिन अब बातें चली गई हैं। अब माधवराव सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश की अनुप्रिया पटेल, उनके पिता सोनालाल पटेल यूपी के मिर्जापुर से लोकसभा सीट से सांसद हैं, मिनिस्टर हैं। मोदी सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री के रूप में मंत्री हैं। इनके पिता अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल थे। क्या ये परिवारवाद नहीं है कि पिता के बाद बेटी? बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, पिता शिशिर अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जाना माना नाम है। बहन जी को छोड़ के, ममता दीदी को छोड़ के आए थे। उन्होंने नंदीग्राम सीट से विधानसभा का चुनाव जीता था। शुभेंदु अधिकारी राजनीतिक शिशिर अधिकारी के पुत्र हैं, जो यूपीए में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे। इंद्रजीत सिंह राव, पिता का नाम राव वीरेंद्र सिंह। इंद्रजीत सिंह राव हरियाणा के गुड़गांव के सांसद और मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। इनके पिता राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1980 में केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने पर इंदिरा गांधी ने राव वीरेंद्र सिंह को कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, खाद्य आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा दिया था, संभाला था उन्होंने। और अब हैं परिवारवाद है। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, ससुर अर्जुन तुलसीराम पवार। डॉक्टर भारती प्रवीण प्रकार मोदी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के डिंडोरी निर्वाचन क्षेत्र चुनी गई। भारती प्रवीण पवार पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन तुलसीराम पवार की बहू हैं। अर्जुन तुलसीराम पवार एनसीपी के नेता थे। वे महाराष्ट्र राज्य सरकार में विलासराव देशमुख के मंत्रिमंडल में आदिवासी कल्याण राज्य मंत्री रहे थे। वे कलवा निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार और एक बार सुरगाना निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। कैलाश विजयवर्गीय, उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय, बैट याद होगा, बैट से पिटाई याद होगी आपने। इंदौर के मध्य प्रदेश के वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। महू से विधायक हैं और पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व के लिए पदोन्नत होने से पहले वे 12 वर्ष तक राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। और उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और इंदौर के विधानसभा 3 के पार्टी विधायक हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं? नीतीश नारायण राणे, पुत्र नारायण राणे, महाराष्ट्र का चेहरा आपको याद आ गया होगा। नीतीश राणे भारतीय राजनीतिक और कंकावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं। वे गैर सरकारी संगठन स्वाभिमान संगठन के प्रमुख हैं। वे पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता नारायण राणे के छोटे बेटे हैं। उनके पिता नारायण राणे एक भारतीय नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वे वर्तमान में दूसरे चरण में मोदी मंत्रालय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? ये कुछ और चीज़ें हैं, ये किसी दूसरे ग्रह से आई चीज़ें हैं। ये परिवारवाद है तो फिर आप किसी दूसरे परिवार के बारे में आप कैसे बातें कर सकते हैं? मेरी कमीज उसकी कमीज से सफ़ेद जैसा भाव कैसे अपना सकते हैं? आज के भाषण में, आज के प्रधानमंत्री जी के भाषण में जिस चीज़ का इंतजार था वो था कि आखिर प्रधानमंत्री जी ये कैसे बताएंगे कि देश का जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, उससे नौजवान कैसे निपटें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिक्र तक नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगारों की बात नहीं की, रोजगारों की बात नहीं की। 2 करोड़ नौकरी हर साल दे रहे थे, लेकिन 7 लाख नौकरियों पर मामला अटक गया। अभी तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम ने हफ्ता भर में नहीं हुआ, पूरी गोदी मीडिया चिपट गई है कि आपने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। क्या हुआ? आज नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी कि 20 लाख नौकरी या रोजगार देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने रोजगार पे कुछ नहीं बोला। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 84 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री जी के मुंह से महंगाई का माँ भी नहीं निकला। मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार तड़फ रहा है, मर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आज़ादी का जश्न कैसे मनाए। परेशान है वो, क्योंकि 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा। देश इस हालात में आ गया है कि 80% आबादी को अनाज देना पड़ रहा है, राशन देना पड़ रहा है, काम नहीं है। हमारी जीडीपी गिर रही है, हमारे आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन सपना अगले 25 साल का है। आप 25 साल जिएंगे, मैं जीऊँगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
हम जो वर्तमान में जी रहे हैं वो हालात ख़राब हैं, वो हालात ख़तरनाक हैं, लेकिन हजूर आप चिंता मत करिए, सपने दिखाना सरकार का काम है और उन सपनों में खो जाना आपका काम है। आप लगे रहिए, आपको फिर व्हाट्सएप फैक्ट्री पे कुछ नफ़रत भरे मैसेज आएंगे और आप सब भूल जाएंगे और नफ़रत भरे मैसेज में उलझ जाएंगे। अगले साल फिर लाल किले की प्राचीर से आपको एक नई सपने की दुकान होगी। ये सपनों की सरकार है, सपनों में जिए और हकीकत जानना हो तो 4 PM देखते रहिए। थैंक यू।